अपील व चेतावनी, यदि आपकी उम्र 18 वर्ष से कम है या आपको क्रूरता के किस्से परेशान करते हैं तो आप इस वीडियो से दूर रहें, क्योंकि ये कहानी आपको विचलित कर सकती है। हमारा इस कहानी को आपके सामने लाने का मकसद अपराध का घिनौना चेहरा बेपर्दा करना है। तारीख 23 जून 2007। वक्त दोपहर के लगभग 3 बजे। स्थान गांव खेड़ी चोकता, नारनौंद, हिसार, हरियाणा। हिसार के नारनौंद के खेड़ी चोकता गांव के पास से गुजरने वाली नहर के किनारे से बदबू उठ रही थी और हवा की सिमत फैल रही बदबू न केवल यहां का वातावरण बिगाड़ रही थी बल्कि वहां से गुजरने वाले लोगों को भी हैरान कर रही थी। कहा जाता है कि दुर्गंध के कारणों को समझने के लिए जब कृष्णा नामक व्यक्ति किनारे के नजदीक पहुंचे तो उनके पांव तले जमीन खिसक गई। चूंकि करीब जाने पर कृष्णा को ऐसी बदबू आई जो नाक पर रुमाल रखने से भी कंट्रोल नहीं हो रही थी। वहीं जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें एक सफेद रंग का बोरा दिखाई दिया और महसूस हुआ कि उसमें इंसानी लाश पड़ी है। ये देखकर कृष्णा पुलिस को सूचित करने ही वाले थे कि उनकी नजर इस बोरे से थोड़ी और दूर गई और उनके होश फाख्ता हो गए। असल में यहाँ एक नहीं बल्कि दो लाशें थी। एक साथ दो लाशें देख चुके कृष्णा घबरा गए। इसके बाद वो न केवल दहशत की जद में आ गए बल्कि डरावना मंजर देखकर पसीना पसीना हुए कृष्णा अब भागकर नारनौंद थाने पहुंचे। कृष्णा की सांसें रुक नहीं रही थी, उनके चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा था। खैर, पुलिस द्वारा जब उनसे बातचीत की गई तो घटना के बारे में ज्ञात हुआ। सूचना के बाद शाम करीब 4 बजे थाने के तत्कालीन एसएचओ विनोद कुमार अपनी टीम के साथ बताए गए स्थान पर पहुंचे। कृष्णा की सूचना एकदम सही थी क्योंकि पुलिस ने यहाँ 2 शत-विशत शव बरामद किए। मरने वालों में एक युवक और दूसरी युवती है। खैर, शवों के अवलोकन के बाद पुलिस ने पंचायतनामा की कार्रवाई की और फिर दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। इसके बाद शिनाख्त के लिए अगले 72 घंटों तक दोनों शव मोर्चरी में रखे रहे। खबरों के अनुसार जब पुलिस मृतकों की पहचान करने में नाकाम रही तो नियमानुसार उन्हें लावारिस मानते हुए उनका अंतिम संस्कार करा दिया गया। मरने वाले युवक युवती कौन है? इतने निर्ममता पूर्वक उन्हें किसने मारा? क्या घटना का कोई चश्मदीद, कोई गवाह है? तो कहानी के हर पहलू को समझने के लिए हमें ये दोनों शव बरामद होने के 1 सप्ताह पीछे लौटना होगा। तारीख 15 जून 2007। वक्त शाम के करीब 5 बजे। स्थान कुरुक्षेत्र करनाल मार्ग। यह दिन का चौथा यानी अंतिम पहर था। सायंकाल की इब्तदा हो चुकी थी, सूर्य अस्त हो रहा था। आसमान की कैफियत में तब्दीली साफ महसूस की जा सकती थी, मगर फिर भी घंटों तक जून की दोपहरी की तपन झेल चुकी हरियाणा की सड़कें फिलवक्त आग उगल रही थी। खैर, हरियाणा परिवहन निगम की रोडवेज बस पूरी रफ्तार से कुरुक्षेत्र से करनाल की सिमत दौड़ रही थी। इसी बस में सवार थे मनोज और बबली। कोई 22 साल का मनोज क्रू नेक पहने बैठा था, जबकि 19 साल की पतली दुबली गोरे रंग वाली बबली की मांग में मनोज का सिंदूर और हाथों में लाल चूड़ा है। अभी तक अपना भविष्य संवारने के लिए इन दोनों के पास कुछ खास है नहीं, मगर फिर भी ये दोनों बहुत खुश हैं। दरअसल हाथों में हाथ डाले बैठा ये जोड़ा प्रेम विवाह कर चुका है, जबकि कोर्ट में बयान देकर अभी अपने नए जीवन का आगाज करने के लिए पीपली की तरफ जा रहे हैं। सवाल है कि जब इन दोनों लोगों ने शादी कर ली तो ये दोनों लोग क्यों कर अपने घर नहीं जा रहे? असल में मनोज और बबली का एक ही गोत्र से ताल्लुक है और इन दोनों ने खाप पंचायत के फैसले के खिलाफ जाकर ये शादी की है। जी हाँ, वही खाप पंचायत जिसको लेकर खबरों में दावा किया जाता है कि हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने भी उसे किसी एनजीओ की तरह समाज हित में लाभकारी ठहराया हो। खैर, इस पर हम बाद में लौटेंगे, मगर आप उससे पहले जान लीजिए कि हरियाणा रोडवेज की ये बस
अभी महज 20 किलोमीटर तक की यात्रा ही तय कर पाई होगी कि अंधी रफ्तार से दौड़ रही एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो कार यखलख्त बस के सामने आकर रुक गई। और तो और बस ड्राइवर कुछ भी समझ पाता उससे कबल ही कार सवार 8 से 10 लोग एकाएक कार से उतरे और बस में चढ़ गए। उन सभी के चेहरे गुस्से से लाल थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये लोग मनोज की तलाश में ही बस का पीछा कर रहे थे। खैर, अब इन लोगों ने मनोज और बबली को घसीटते हुए बस से नीचे उतार लिया। बस में सवार प्रत्येक यात्री खौफजदा था, जबकि पूरी बस में डर का सन्नाटा छा गया। बस में सवार चालक, परिचालक समेत कोई मुसाफिर इतनी हिम्मत नहीं जुटा सका कि वो इनके द्वारा किए जा रहे इस दुस्साहस का विरोध कर सके। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नवविवाहित जोड़े को घसीट के बस से नीचे उतार लिया गया, जबकि इसके बाद बस ड्राइवर खामोशी से बस गंतव्य की जानिब बढ़ाकर चल दिया। ये कौन लोग हैं जिन्होंने मनोज को घसीटकर बस से खींच लिया? ये लोग मनोज और बबली को आखिर कहां ले जा रहे हैं? क्या ये लोग इस शादी के खिलाफ हैं या फिर कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसकी गूंज ये देश दशकों तक महसूस करेगा? तो सुनिए, अब जो हम आगे आपको बताने जा रहे हैं उसके लिए जरा कलेजा थाम लीजिए, क्योंकि ये मनोज बबली ऑनर किलिंग केस है जिसके बारे में रिसर्च करते हुए हम हैरान रह गए। यदि इस ऑनर किलिंग के बारे में आप भी पहली बार सुन रहे हो तो आपका भी बेचैन होना लाजिमी है, क्योंकि आप जान पाएंगे कि कैसे कुछ लोग झूठी शान के लिए न केवल अपराध की दुनिया में दाखिल हो जाते हैं बल्कि हैवानियत की सारी हदों को पार करके रोंगटे खड़े कर देने वाली घटनाओं को अंजाम भी दे डालते हैं। खैर, हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहा जाता है कि स्कॉर्पियो सवार लोग बस में चढ़े और मनोज और उसके साथ बैठी बबली को जबरन बस से उतार लिया गया। आरोपियों ने दोनों को लाठी डंडों से जमकर पीटा। इतना ही नहीं, इसके बाद आरोपियों ने मनोज को स्कॉर्पियो के पीछे बांधकर करीब 3 किलोमीटर तक घसीटा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस दौरान उसकी खाल उधड़ गई। इसके बाद इनकी कार कैथल के करोड़ा गांव के पास जाकर रुकी। यहाँ भी सभी ने मिलकर मनोज और उसके साथ वाली लड़की को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि लड़के ने बबली के सामने ही तपती सड़क पर घसीटने के बाद पहले से ही मरना अवस्था में पहुंच चुके मनोज के गुप्तांग में डंडा डाल दिया। इसके बाद दर्द की इंतहा से गुजर चुके मनोज की एक तेज चीख के बाद सांसें थम गई। इसके बाद हमलावरों ने बबली का भी मुंह दबाकर उसे जबरन जहरीला पदार्थ पिला दिया। इसके बाद इन आरोपियों ने दोनों की लाशें बोरियों में भरकर नहर में फेंक दिया। यानी अब तक आप समझ चुके होंगे कि घटना स्थल से करीब 100 किलोमीटर दूर 23 जून को नारनौंद पुलिस ने कृष्णा की सूचना पर जो 2 शव बरामद किए थे वो किसी और के नहीं बल्कि मनोज और बबली के थे। इस ऑनर किलिंग को क्यों अंजाम दिया गया? क्या इस गांव का कानून और देश के कानून जुदा हैं? इन तमाम बुनियादी सवालों के जवाब भी आगे आपके सामने आने जा रहे हैं, चूंकि मामला सुर्खियों में आने के बाद पुलिस को सक्रिय होना पड़ा और आखिरकार पुलिस स्कॉर्पियो को ट्रेस करके उसके मालिक तक पहुंच ही गई। तारीख 26 जून 2007, वक्त सुबह तकरीबन 9 बजे। स्थान बुटाना, करनाल, हरियाणा। दैनिक भास्कर की सीरीज मृत्यु दंड में लिखी एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि करनाल के बुटाना में बुटाना के तत्कालीन थाना प्रभारी अमरदास ने उस स्कॉर्पियो मालिक राजेश के घर दबिश दी जिस स्कॉर्पियो से मनोज और बबली को किडनैप किया गया था। यहाँ से पुलिस को जानकारी मिली कि कार मनदीप नाम का उनका ड्राइवर चलाता है, जो कि 15 जून के बाद वापस ड्यूटी पर नहीं लौटा। पुलिस ने बिना देरी किए चालक के घर दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया। चालक द्वारा बताया गया कि वह तो करोड़ा स्थित खेत में अपनी कार को लेकर वापस लौट गया था। इसके बाद
वो लोग मनोज और बबली को कहां ले गए, उनके साथ क्या किया, उसे कोई जानकारी नहीं। हालांकि इसके बाद मनदीप द्वारा पुलिस को एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई जो इस केस में मददगार साबित हुई। दरअसल मनदीप ने पुलिस को बताया कि उसके वहां से निकलने से पहले दोनों लोग जिंदा थे, जबकि वहां एक मारुति 800 कार भी मंगाई गई थी। जांच कर रहे तत्कालीन थाना प्रभारी अब यह जान चुके थे कि ऑनर किलिंग की यह घटना लव मैरिज करने वाली बबली के परिवार द्वारा कारित की गई है, जबकि अगले कुछ दिनों में बबली के भाई सुरेश, चाचा राजेंद्र, मामा बालूराम, ममेरे भाई गुरुदेव और सतीश को गिरफ्तार कर वो इस घटना से जुड़े लगभग सभी किरदारों को सामने ले आए थे। मगर अभी भी उनके सामने इससे बड़ी चुनौती थी, और वो चुनौती थी घटना की एक एक कड़ी को जोड़कर गुनहगारों को सजा दिलाना। लिहाजा उन्होंने स्कॉर्पियो और मारुति 800 को कब्जे में लेकर फॉरेंसिक टीम बुलाई और टीम ने दोनों कारों से अहम साक्ष्य जमा किए। दरअसल यह वही मारुति 800 थी जिसमें मनोज और बबली की लाश को ठिकाने लगाया गया था। पुलिस ने इस कार से बबली के पाजेब, घुंघरू और बबली का वो पर्स बरामद किया जिसमें मनोज और बबली की आखिरी फोटो थी। गाड़ी में खून के धब्बे भी थे जिनके सैंपल जमा किए गए, जबकि स्कॉर्पियो से मिलने वाली रस्सी सबूत के तौर पर रखी गई और उससे बरामद होने वाले लंबे बालों का डीएनए मैच कराया गया। यहां तक पुलिस इस पूरे घटनाक्रम की हर एक कड़ी को जोड़ चुकी थी। कहानी का हर पहलू अब अधिकारी जान चुके थे, मगर कहा जाता है कि इसके बाद भी एक और लड़ाई हुई। वो लड़ाई थी मनोज और बबली के इंसाफ की लड़ाई। चूंकि रिपोर्ट्स के अनुसार मनोज की मां और बहन इंसाफ के लिए वकीलों की चौखट तक जाती थी, मगर कोई इनका केस लेने को तैयार नहीं था। हालांकि कहा जाता है कि कड़ी मशक्कत के बाद हिसार के एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल ने यह केस अपने हाथों में लिया। इतना ही नहीं, कई मीडिया रिपोर्ट्स में तो यहां तक दावा किया गया कि इस केस को तो सेशन कोर्ट के जज भी नहीं सुनना चाहते थे। कहा जाता है कि 3 सेशन जज बदलने के बाद यह केस एडिशनल सेशन जज वाणी गोपाल शर्मा की कोर्ट में चला और 25 मार्च 2010 को करनाल की सेशन कोर्ट की एडिशनल जज वाणी गोपाल शर्मा ने बबली के भाई सुरेश, चाचा राजेंद्र, मामा बालूराम, मामा के बेटे सतीश और गुरुदेव, खाप नेता और बबली के दादा गंगाराज को दोषी माना। कोर्ट ने स्कॉर्पियो के ड्राइवर मनदीप को भी दोषी माना। इसके 5 दिन बाद यानी 30 मार्च 2010 को जज वाणी गोपाल शर्मा ने चालक मनदीप को 7 साल, 52 साल के खाप नेता और बबली के दादा गंगाराज को उम्र कैद, भाई सुरेश, चाचा राजेंद्र, मामा बालूराम, ममेरे भाई सतीश और गुरुदेव को सजाए मौत की सजा सुनाई। कहा जाता है कि इस फैसले के बाद करोड़ा गांव में इतना तनाव बढ़ गया कि वहां चौकी स्थापित करनी पड़ी, जबकि मनोज की मां और बहन को भी सुरक्षा मुहैया करानी पड़ी। हालांकि बाद में हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले को बदलकर बबली के दादा गंगाराज और एक ममेरे भाई सतीश को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया, जबकि अन्य आरोपियों की फांसी को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। दोस्तों, आज का ये केस मनोज बबली ऑनर किलिंग केस है। कहा जाता है कि दोनों का एक गोत्र होने के कारण पंचायत ने इस शादी को गलत ठहराया था। उसके बाद बबली के परिवार ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया था। कहा जाता है कि इस घटना में जो भी गुनहगार हैं वो जेल की काल कोठरी में अपने गुनाहों की अब भी सजा भुगत रहे हैं। इस घटना को लेकर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप हमारी कहानियां पसंद करते हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियोस के लिंक को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर कर दीजिए। और यदि आप चैनल पर नए हो तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो लाइक कमेंट के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर कर दें। मोहित भाटी के साथ अमजद राना, क्राइम स्टोरीज अड्डा।